हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल एंड वेलकम टू एनएम क्लासेस। आज दोस्तों अपन एक नई विधि के साथ आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है आगमन विधि। इसके प्रवर्तक के रूप में अरस्तु थे अपने सामने। और यह विधि नवीन संप्रत्यों को सीखने के लिए के परिचय और इस सीखने के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस विधि का उपयोग ही तब करते हैं जब अपन को कोई नया टॉपिक शुरू करना है। जैसे मैथ में कोई भी नया टॉपिक करना है, जैसे त्रिभुज कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि बच्चे की संप्रत्यों को एक सुदृढ़ करने के लिए ये यानी कॉन्सेप्ट संप्रत्य यानी कि कॉन्सेप्ट को सुदृढ़ करने के लिए बेहतर और बेहतर विधि है ये। इससे बढ़कर और कोई विधि नहीं है गणित के लिए तो। और इसी टाइप से भाषा शिक्षण में भी यह विधि एकदम सुदृढ़ नियमों को दिमाग में बिठाने वाली विधि है, जो बालक को रटने पर बल नहीं देकर क्या करती है, रटने की बजाय उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझती है, जैसे वो फॉर्मूला बना, वो इस विधि का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आइए इसकी अपन एक एक बात करते हैं। इस विधि में सबसे पहले अध्यापक द्वारा भिन्न भिन्न उदाहरण बिंदुओं के रूप में उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। पहले क्या करता है अध्यापक, इस विधि में उदाहरण प्रस्तुत करता है विभिन्न टाइप के अलग अलग। अब मैं आगे बताऊंगा इस चीज़ को। फिर उदाहरण सूचनाओं यानी जो जो उन उदाहरणों से सूचना मिलती है उनका फिर क्या होता है, निरीक्षण होता है। एक एक करके उन सब सूचनाओं का निरीक्षण करके उन सभी सूचनाओं का एक सामान्यीकरण निकाले, तभी तो वो नियम बना। जैसे कोई भी है, जैसे अपन ने त्रिभुज के बात करेंगे अपन आगे, जैसे मैं आगे लाऊंगा तो उसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 होता है, तो उसमें विभिन्न टाइप के अलग अलग त्रिभुज लाऊंगा आपके सामने। तो वो उन सब से क्या होगा, उन सबको मैं अंदर अंतः कोणों का मापन आप यानी कि स्टूडेंट से करवाऊंगा, तो वो स्टूडेंट ही उनका जवाब देंगे कि प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो हर हमेशा 180 होगा, चाहे वह त्रिभुज कैसा भी हो। तो इस टाइप से यह विधि क्या कहलाती है, आगमन विधि कहलाती है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। यह विधि गणित शिक्षण में और भाषा शिक्षण और हिंदी अंग्रेजी आदि में पढ़ाने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सब में नियम बनते हैं और उदाहरण से नियम बनाने की प्रणाली में यह विधि इस टाइप से इन सभी सब्जेक्ट में उपयोगी है, जो कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के गणित शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। गणित शिक्षण में तो ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें बालक को छोटा रहते हैं तो उसमें उतना ये यानी समझने की उतनी क्षमता नहीं रहती, लेकिन एक पैटर्न वो समझ जाएंगे ना, तो उस उत्तरों को आराम से वो दे पाएंगे, जिससे अपन ये फॉर्मूले डिराइव करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसमें ये थोड़ा गलती से लिखा गया है, इसके बाद का प्रोसेस है ये सब। अब देखिए मैं आपके सामने इस विधि का शुरुआत कर रहा हूँ। मुख्य रूप से विधि यहाँ से शुरुआत होती है। विधि की शुरुआत करते हैं अपन। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अपन को पता है 180 डिग्री होता ही होता है। अब ये बात आपको सिद्ध करनी है, बच्चों को सिखानी है, तो आप कैसे सिखा पाओगे इस आगमन विधि के द्वारा। तो इससे सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको कोई भी एक त्रिभुज, फर्स्ट वाला त्रिभुज आपको बच्चे को बोलना है कि आप अपने कॉपी में इसे ड्रॉ करें, और फिर उन्हें बोलेंगे कि आप इन्हें इनके अंतः कोण यानी कोण को चांदी से मापेंगे आप सब बच्चे। फिर एक एक बच्चे का उत्तर अपन लेंगे कितना आया, तो वो सब बताएंगे कि सर 180 आया, सर 180। तो इस प्रकार से एक का हो गया। फिर उसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज की बात करता हूँ। ये त्रिभुज लगभग समकोण का है, तो उसी प्रकार से उन सभी बालकों को ये त्रिभुज को भी ड्रॉ करने को बोलेंगे उनकी कॉपियों में। फिर क्या करेंगे, वे इनको भी मापेंगे। तीसरी बात ये क्या होगा कि तीसरी बात में ये तीसरा त्रिभुज उनको बोलेंगे कि आप इसे भी ड्रॉ करें और अपनी किताबों में और इसके कोण को मापें। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसके जो सोपान है वो दिखा देता हूँ आपको कि इस विधि में जो सोपान होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहले क्या होता है, विभिन्न जो भी है ना उदाहरण, उनका अपन ने क्या किया, प्रस्तुतिकरण किया। पहले फर्स्ट त्रिभुज का प्रस्तुतिकरण किया था, फिर क्या हुआ, अब सेकंड, फिर दूसरे का किया, फिर तीसरे का किया, ऐसे तीनों को बता दिया बालकों को। फिर क्या किया, अब बालकों ने उसमें कोण को मापा, उनका निरीक्षण किया, तो उन्हें क्या मिला, एक सामान्य रूप से 180 डिग्री प्राप्त हुआ इन तीनों में। तो ये उनके लिए क्या हो गया, एक सिद्धांत बन गया, एक कोई भी सामान्यकरण एक सिद्धांत बन गया, वहाँ पे एक नियम बन गया कि कैसा भी त्रिभुज आए उनके सामने तो वो क्या होगा, 180 डिग्री आएगा। अब
उसको और भी ज़्यादा, यानी कि चौथी पॉइंट में यही बता रहा है कि और भी ज़्यादा कोई उसके सामने उदाहरण पेश कर दिए जाएंगे तो वह भी उसके सामने हर हमेशा बालक बोलेगा कि इसके अंतःकोणों का योग तो यानी कि 180 डिग्री ही होगा। भविष्य में चाहे कैसा भी उसे यानी त्रिभुज मिलेगा, तो इस टाइप से यह विधि इस टाइप से काम करती है कि तीनों कोणों का योग तो होता है 180 ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये चारों सोपान थे और ये अपन ने सिखाया उनको कि भाई देखो उदाहरण की वापस मैं एक बार शॉर्ट में वापस समझा लेता हूँ। पहले अपन ने क्या तीनों ये जो थे उदाहरण इनको प्रस्तुत किया, फिर क्या हो गया, उदाहरण से अपन ने उनको निरीक्षण करने को बोला, उनको मापने को बोला, तो तीनों का उन्होंने क्या उत्तर दिया, 180 डिग्री आ रहा है गुरुजी। फिर क्या हुआ, तीसरी प्रोसेस में उनको ये पता पड़ गया कि कोई सा भी त्रिभुज है, ये आकृति चाहे कितनी भी अलग हो, उनके कोण चाहे अंदर की कोण कितने भी अलग हो, लेकिन ओवरऑल उनके कोणों का योग देखा जाएगा तो 180 डिग्री होगा। और चौथे में क्या, कोई और टाइप का भी अपन, जैसे इस टाइप का कोई भी एक त्रिभुज दे दिया तो वह भी उसे ज्ञात करेंगे तो 180 डिग्री प्राप्त होगा। तो इस विधि का मुख्य रूप से उपयोगी यही है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट एकदम रट के नहीं, वे करके सीखेंगे। इसके अर्थ में तो क्या होगा कि उन्हें जो जो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं वो दृढ़ बनेंगे। तो इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे आया। अब दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 अपने सामने ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझने में ये भी और ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुभुज के अंतःकोणों का जो सूत्र होता है उसका निरूपण कैसे करते हैं ये समझाना, तो ये भी अपन समझेंगे। जैसे अपने सामने है, पहला एग्जाम्पल है त्रिभुज, फिर है चतुर्भुज, फिर है पंचभुज और ये षटभुज। तो मैंने क्या किया, ये चारों आपको उदाहरण दिए हैं। अब मुझे इस चारों में अंतःकोणों का योग निकालना है। तो अपन को एक ही चीज़ मालूम है, यहाँ तक कि अपने को मालूम है 180 डिग्री खाली त्रिभुज के कोणों का योग होता है, अपन को ऐसा मालूम है। अब देखिए इन सब को भी अपन को करना है, तो मैंने आपके सामने ये उदाहरणों की प्रस्तुतिकरण कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी जो आकृतियाँ हैं उनको क्या कर रहा हूँ मैं, इनको हम त्रिभुज में बदलेंगे। तो कोई एक शीर्ष से इसको मिला देंगे, इसको ये मिला दिया मैंने, तो इसमें कितने त्रिभुज बने, 1 और 2। तो इस हिसाब से कितना हो गया, ये 2 इंटू 180 डिग्री हो गया। तो अपने पास में इसका योग जो आएगा वो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, ये 360 डिग्री। अब तीसरे आकृति की बात करता हूँ, तो तीसरे में भी अपन इसी टाइप से इन शीर्षों को मिला देंगे। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बन रही है 1, 2 और 3। तो अपने सामने यहाँ पे 3 त्रिभुज बनेंगे 180 डिग्री, तो इसका योग बन रहा है 540 डिग्री। अब अपने सामने आ रही है चौथी आकृति, जिसमें क्या करेंगे अपन, इसको भी एक शीर्ष पकड़ के सभी त्रिभुज को मिला देंगे। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो टोटल मिला के 4 इंटू 180 डिग्री यहाँ पे कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि मैंने ये इनसे त्रिभुजों से ही आगे बढ़े हैं अपन। तो ये बच्चे को यहाँ तक तो मालूम है, यहाँ तक उन्हें समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप उनको क्या करोगे, पहले मैं अपने इस उदाहरण को प्रस्तुत कर दिया चारों को, अब उन्हें कहेंगे निरीक्षण करोगे। निरीक्षण करने को बोलेंगे तो उनको इतना समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अब नॉर्मली तो अपन ने क्या कर रहे हैं कि ये त्रिभुज ही बता रहे हैं इसमें। तो इसमें 4 त्रिभुज है, इनमें 3 त्रिभुज थे, इसमें 2 त्रिभुज थे और इसमें 1। तो इसके साथ में अपन 1 से गुणा करें तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। तो ये हो गया। अब देखिए दूसरी टाइप से आप बच्चों को समझाएंगे तब भी इन बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। अब आपको समझाना पड़ेगा कि वो बच्चे तो छोटे हैं, क्योंकि ये टॉपिक 9-10 का आ रहा है, और ये अगर ये बच्चे इनको यानी पढ़ लेंगे इस विधि से, तो वो बच्चे छठवीं वाला बच्चा भी आराम से पढ़ लेगा। तो इसे और अच्छे से और समझाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे आप, जैसे इसमें कितनी भुजाएं, 3 भुजा की आकृति है, ये बताया आपने। ये 4 भुजा की आकृति है, ये बताया आपने। ठीक है दोस्तों, ये 3 भुजा की आकृति, ये 4 भुजा की आकृति, ऐसा आपने बताया। ये 3 भुजा की आकृति और ये 4 भुजा की आकृति, ये 5 भुजा की आकृति और ये 6 भुजा की आकृति। अब थोड़ा बहुत आप बालकों को समझाएंगे। देखो बालकों, पहले में 3 भुजा की आकृति थी, तब अपन ने 1 के साथ गुणा किया था 180 की डिग्री का, तो अपने सामने 180 डिग्री। 4 भुजा की आकृति थी, तब अब आप बताओगे बालकों कि अपन ने 2 के साथ गुणा किया,
5 भुजा की आकृति थी तब अपन ने क्या 3 के साथ गुणा किया, और 6 भुजा की आकृति थी तो अपन ने 4 के साथ गुणा किया। तो एक बालकों में संप्रत्य ये बनेगा। अब गुरुजी दिमाग में आएगा कि बालकों में क्या दिमाग में आएगा कि अपने जितनी भुजाओं की आकृति ले रहे हैं उससे 2 भुजाएं कम निकाल लें और उसके साथ में 180 का गुणा कर लेंगे, तो अपने सामने कोई सा भी अपने सामने यानी बहुभुज आ जाएगा। जैसे 25 भुजा का आएगा या फिर 40 भुजा का आएगा, 50 भुजा का आएगा, कोई भी आएगा तो अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका उपयोग करके अपन ने 5 भुजा का निकालने के लिए 5 में से 2 निकाल के ये निकाल दिया। 6 में से 2 भुजा निकाल के अपन ने क्या किया, n-2 कर दिया। 6 - 2 तो 4 भुजा इंटू 180 निकाल दिया, तो 720 डिग्री यहाँ पे अपने मिल जाएगा। अब अपन इसी टाइप से अपन मान लो कि 52 भुजा का एक बहुभुज निकालना है अपन को, तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब एग्जाम में 1 मिनट में आंसर देना है आपको। तो 52 में से 2 निकाल दो आप, तो 50 आ गए। 50 इंटू 180 करते ही आपके आंसर आ जाएगा। अब क्या होगा, 18 पंचे 90, तो ये आ गया, और 2 जीरो का 2 जीरो ये आ गया। टोटल 9000 डिग्री इनके अंदर आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से उनके अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। जैसे आप कोई भी मान लो 22 भुजा का बहुभुज है, उसके अंतःकोणों का योग निकालना है, तो 20 इंटू 180 कर दो, तो कितना आएगा 36। तो ये गुणा में आएगा और 2 जीरो पीछे, तो 3600 डिग्री ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला था जिसे मैंने आपको समझाया। तो अब इसके अंत ये कोणों का फॉर्मूला होता है जो अपन को मिलता है यानी अपने जो किताबों में मिलता है वो ये फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 90। बात वही है, इस 2 को कॉमन लेके 90 से गुणा करके 180 बना दिया, यही अपन ने फॉर्मूला निकाला। और अपन ने जो निकाला है देखिए, भुजा में से 2 निकाल और इंटू 180 कर दिया, तो ये बहुभुज के अंतःकोणों का योग आ गया। तो इस प्रकार से बालकों को समझाने से क्या होगा, एकदम मजबूती से उनके अंदर कॉन्सेप्ट का निर्धारण होगा, कॉन्सेप्ट का बनावट होगी, और वे कभी भी जीवन में ऐसे फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने इस फॉर्मूले को बनते हुए देखा है। तो अपन आगे बढ़ेंगे। अब शिक्षण सूत्र कौन से, उदाहरण से नियम की ओर। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें उदाहरण पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर नियम बनता है ना। तो ये हो गया। फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक उदाहरण एक विशिष्ट होता है और हर एक की अपनी अलग अलग प्रकृति होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो वो फिर उन सब के उदाहरण मिलकर एक सामान्य अपन नियम बना रहे हैं, तो ये दूसरा नियम इस टाइप से समझाएंगे अपन। प्रत्यक्ष प्रमाण, अपने साथ में प्रत्यक्ष क्या चीज़ है, तो उदाहरण है जिसे अपन प्रस्तुत कर रहे हैं, और प्रमाण के रूप में अपन को क्या मिल रहा है, नियम मिल रहा है। तो ये तीसरी बात बता दी आपको। ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात के रूप में आपके हमेशा रहेगा, आपके सामने उदाहरण ही रहेगा। आपको जो चीज़ जानकारी में है वो उदाहरण है, और अज्ञात चीज़ क्या निकाल रहे हो आप, फॉर्मूला निकाल रहे हो, एक नई सी खोज कर रहे हो आप। इस विधि के माध्यम से ये अज्ञात की ओर बढ़ रहे हो आप। फिर स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल क्या है, उदाहरण है। जैसे बड़ी चीज़ है, उदाहरण क्या है, बड़ी चीज़ है, और आप निकाल क्या रहे हो, एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल रहे हो। आपके सामने 4-5 उदाहरण थे, बड़े बड़े, यानी जो बड़े बड़े, यानी कि जो साइज़ में उनसे तो नियम से तो काफ़ी बड़े थे। देख लीजिए, नियम तो 4 अक्षरों का मिलकर बन गया, और उदाहरण कितने बड़ी आकृति में थे। तो इस स्थूल से सूक्ष्म की बात करें। अब मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त में क्या था, उदाहरण आपके सामने थे, लेकिन अमूर्त आपने सोच के, विचार के, तार्किक चिंतन किया, और इन सबको समझाने के लिए ऐसी विधि अपनाई जिसके माध्यम से आपने क्या किया, एक अमूर्त नियम बना दिया। तो इस प्रकार से आगमन विधि के सूत्र है, और ये कभी न कभी कोई ना कोई एग्जाम में, यानी ये विधि ऐसी है जो कहीं ना कहीं अपन को मिलती ही है, और प्रत्येक एग्जाम में हर दूसरे साल, यानी कि या तो आगमन आएगी या इसके साथ में और कोई आएगी। ये विधि पक्की है, ऐसा मान लो आप, इसे तो पढ़ के ही जाएँ आप। आगमन विधि के सोपान, तो ये सोपान मैंने आपको क्लियर करते करते ही बढ़ रहा हूँ। पहले आप क्या करते हो, विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करते हो बालकों के सामने। फिर क्या होगा, उदाहरणों का प्रस्तुत किए हुए उदाहरण को आप क्या करें, निरीक्षण करते हो। ये मैंने आपको समझा दिया। फिर सामान्यकरण करना, फिर उन निरीक्षण किया तो बालकों को आप समझाएंगे इसका सिद्धांत कैसे बनाया। तो ये भी आपने सिद्धांत की स्थापना करी।
अब उस सिद्धांत का सत्यापन भी करना पड़ेगा और कोई उदाहरण लेकर भी आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने 52 भुजाओं वाले बहुभुज का आपको बता दिया, फिर 50 भुजा वाले यानी 22 भुजा वाले का बता दिया। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी आपके यानी कि अंतःकोण निकालना हो तो इस विधि से आप आराम से बेझिझक निकाल सकते हो। ठीक है, इसका ये परीक्षण और सत्यापन हो गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे, इसके गुण क्या है। बालक में अर्जित ज्ञान एकदम स्थायी होता है, क्योंकि बालक अपना पूरा तर्क और चिंतन करता है इस बालक को, और बहुत खोजी प्रकृति के होने के कारण से, क्योंकि एक एक स्टेप वह देख रहा है, तो इससे यह ज्ञान स्थायी हो गया। बालक में खोजी प्रवृत्ति का निर्माण होता है। अगर उसने ये सूत्र की खोज करते हुए उसने देखा है तो और भी वह सोचेगा कि और कोई सूत्र मैं बना सकता हूँ, तो वह खोजी प्रवृत्ति का बनेगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए सर्वश्रेष्ठ मिले, क्योंकि बालकों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वाले विद्यार्थियों में ज़्यादा यानी कि वो क्या रटन प्रवृत्ति पे ज़्यादा बल देते हैं, तो वो क्या वहाँ पे उन्हें समझ पैदा होने की ज़्यादा यानी कि प्रवृत्ति बनती जाएगी। इसके अलावा उन्हें समझने में भी और आसानी बनेगी। तो यह विधि इस हिसाब से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नवीन संप्रत्तियों के परिचय के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि, ये पहले ही बात कर चुका हूँ कि कोई भी नया टॉपिक शुरू करना है तो आपको इस विधि से ही शुरू करना होगा, जिससे क्या है बालकों में संप्रत्यय कॉन्सेप्ट दृढ़ता से बनेंगे और भविष्य में इन फॉर्मूलों को रटने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विधि द्वारा मानसिक शक्तियाँ, चिंतन, कल्पना आदि का विकास होगा। तो इस विधि के माध्यम से बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले का वो कर सकता है, उसके तर्क चिंतन आदि का विकास कर सकता है, शक्तियाँ बढ़ेगी क्योंकि ऐसे तर्क चिंतन बढ़ेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें समय अधिक लगता है क्योंकि यह लंबी विधि है, क्योंकि अपन ने 4 सोपानों से निकलेंगे, तो इसके कारण से ये लंबी हो जाती है और समय अधिक ही लगेगा, क्योंकि आप एक एक चीज़ को समझाओगे, फिर उसे सूत्र का निर्माण करवा रहे हो, तो ये लंबी विधि मानी जाती है। इस विधि में शिक्षण कराने के लिए अनुभवी प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता है। देखिए, अगर प्रशिक्षित अध्यापक और अनुभवी अध्यापक नहीं है तो ये विधि आप नहीं समझा सकते। ऐसे नॉर्मली आप कोई भी शिक्षक नहीं समझा सकता। इस विधि में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेगी और इतना टाइम शिक्षकों के पास रहता नहीं है, क्योंकि अदर काम भी रहते हैं, और ये विधि इसलिए पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाती है। इस विधि से संबंधित संदर्भित यानी कि पुस्तकें नहीं मिल पाती है। यानी मार्केट में ऐसी पुस्तकें नहीं मिल पाती है जिससे ये इस टाइप के फॉर्मूले बन के उनके उदाहरण को स्पष्टीकरण किया होगा, यानी कि उदाहरण से नियम बनाए कैसे बने, वो सब स्पष्टीकरण करने वाली पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। ये तो कोई यानी विशिष्ट जन यानी पढ़ के अपने ज्ञान में अथाह प्राप्त करके, ज्ञान को अथाह करके वो बनाते हैं, तो तभी मिल पाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब अपन 100 मेंबर की फैमिली बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।